सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सीजी टेट की परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाली है। दोस्तों, सीजी टेट के पेपर 2 में सामाजिक विज्ञान के 60 प्रश्न में आज आप सभी के सामने लेकर के आया हूं। ये 2020 में जो आपका फॉर्म भराया था, जिसकी परीक्षा 2022 के जनवरी में हुई है, अभी ये उसका पेपर है। ठीक है, आइए हम 60 प्रश्न के प्रैक्टिस करते हैं। याद रखिएगा, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वो किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा स्कैन का दिक्कत है क्वेश्चन नंबर 91, 92 और 93 में। इन क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम जो क्वेश्चन सही स्कैंड है उनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला हमारा प्रश्न 94 नंबर का, ये आपके क्वेश्चन पेपर का ही स्कैन है पूरा। ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का। व्यापारिक हवाएं निम्न में से किस अक्षांश से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती हैं? तो ये सारे के सारे आपके जो सिलेबस है, क्वेश्चन है, ये आपके क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 की ज्योग्राफी का एक पार्ट है। वहां से इस प्रश्न को उठाया गया है कि जो आपकी जो ट्रेड विंड्स होती हैं, ठीक है, आपकी जो व्यापारिक हवाएं होती हैं, ये कहाँ से कहाँ अक्षांश से भूमध्य रेखा की ओर कैसे प्रवाहित होती हैं? तो ये 15 डिग्री उत्तर से 15 डिग्री दक्षिण, 30 डिग्री उत्तर से एवं 30 डिग्री दक्षिण, 30 डिग्री उत्तर और 35 डिग्री दक्षिण, 15 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण। अगला है नदी द्वारा अपर्दन। क्वेश्चन नंबर 94 कंप्लीट हो गया। 95 की बात करते हैं। नदी द्वारा अपर्दन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित मैदान को हम पेनी प्लेन कहते हैं। हम क्या कहते हैं? पेनी प्लेन कहते हैं। ठीक है, लोएस क्या है आपका? लोएस एक घास का मैदान है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, कश्मीर में देखिए, जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है, ये पूरा का पूरा इसमें आपको इतिहास मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपको इसमें भूगोल मिलेगा, साथ ही साथ आपको इसमें पॉलिटी मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन वाले प्रश्न भी मिलेंगे आपको इसमें। ठीक, आइए अगला सवाल है हमारा, ये संप्रदाय से है, जो आपका मध्यकाल में आपका जो सूफी सिलसिला था, चिश्ती सिलसिला था। ठीक है, उस प्रकार सिलसिला जो था आपका शैव धर्म को मानने वाले, ठीक है, भगवान शिव को मानने वाले, भगवान विष्णु को मानने वाले, जिस प्रकार से जैसे जो भगवान शंकर को मानते थे, शिव भगवान को मानते थे, वो नैनार कहलाए, नैनार संत कहलाए। और उसी प्रकार जो विष्णु भगवान के उपासक थे, वो अलवार संत कहलाए। ठीक है, ये प्रश्न पूछा है, कश्मीर में कौन सा सूफी सिलसिला मध्यकालीन समय में ज्यादा लोकप्रिय था तथा जिस पर शैवाइट भक्ति मतलब आपकी वही शैव भक्ति परंपरा का प्रभाव था? तो ये आपका था दोस्तों साबरिया सिलसिला, ऋषि सिलसिला, निजामिया और गंगोही। ये आपका ऋषि सिलसिला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है ये सही आंसर है। ऋषि सिलसिला जो था ये आपका उस समय इस पर शैवाइट भक्ति परंपरा का प्रभाव था। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अकबर की राजपूत नीति के संबंध में सही असत्य है? अकबर की राजपूत नीति के बारे में गलत को बताना है। राजपूतों को सैनिक और प्रशासकीय पद पर साम्राज्य दिए गए, सही बात है। राजपूतों को मुसलमानों के समकक्ष सैनिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रों में माना गया, ठीक है। राजपूतों को कुछ हद तक मुसलमानों की तुलना में छोटे पदों पर नियुक्त किया गया। और अगला है, राजपूतों को प्रशासकीय मुखिया मुगल प्रांतों में बनाया गया, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे कुछ छोटे पदों पर नियुक्त किया गया, ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा गलत लग रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन असत्य पूछा है। तो आपको क्या लगाना है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़े। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 98, थोड़ा सा स्कैन का दिक्कत है बट समझ जाएंगे। कौन सा पद मुगलों के केंद्रीय प्रशासन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता था? पद की बात किया है। पहला है, मुगलों का केंद्रीय प्रशासन दिल्ली सल्तनत की तरह था। बादशाह झरोखा पद्धति को अपनाते थे। मीर बख्शी का स्थान दूसरे मंत्रियों से अधिक होता था। वकील या वजीर केंद्रीय प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता था। ठीक है, क्या प्रश्न है इसमें? केंद्रीय प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण कौन था? तो सबसे महत्वपूर्ण था आपका वजीर। जो वजीर था वो केंद्रीय प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता था। वजीर जो था वो आपका केंद्रीय प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 98 हो गया। 99 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मुगल काल में भूमिकर मतलब आपका जमीन में जो टैक्स देते हैं उसकी सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया? थे तो सारे के सारे, गल्ला बख्शी, कानकूद, जब्ती, इजारा, बट इनमें सबसे जो प्रसिद्ध था दोस्तों वो था आपका जब्ती। ठीक है,
जब्ती इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कौन सा मुगल मकबरा इस दृष्टि से समझा जाए कि यह ताजमहल की प्रतिकृति है, मतलब लगभग ताजमहल की तरह दिखाई देगा। तो दोस्तों ये जो है आपका दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा, शहादरा में अकबरा का मकबरा, आगरा में एतमाद दौला का मकबरा और फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती का मकबरा। तो हम देखेंगे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, आगरा में स्थित एतमाद दौला का मकबरा जो है ये ताजमहल की प्रतिकृति है। ठीक है, आगे बढ़े प्रश्न क्रमांक 101 की ओर। 101 बोलता है निम्न में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ राज्य की सीमावर्ती जिला नहीं है। देखिए, कोरिया सीमावर्ती जिला है, बलरामपुर कोरियावर्ती जिला है, सूरजपुर कोरियावर्ती जिला है, जबकि जो आपका सरगुजा है दोस्तों ये आपका सीमावर्ती जिला नहीं है। सीमावर्ती जिले का मतलब होता है ऐसा जिला जो किसी अन्य राज्य से, भारत के किसी अन्य राज्य को टच नहीं करता है। कोरिया जिला भी दूसरे राज्य को टच करता है, सूरजपुर भी करता है, बलरामपुर भी करता है, पर आपका जो सरगुजा है दोस्तों ये जिलों के अंदर है। ठीक है, ये बाकी जिलों से घिरा हुआ है, इसलिए अन्य किसी भी राज्य को टच नहीं करता है। आगे बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 102 की। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में महिला साक्षरता का प्रतिशत, फीमेल लिटरेसी रेट की बात कर रहा है, ये आपका 60.24 है, 60.24%। ठीक है दोस्तों, कितना है? 60.24%। आइए अगले प्रश्न की। हाँ, यहां से आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न एक और बन सकता है कि छत्तीसगढ़ में आप निकालिएगा पुरुष की साक्षरता प्रतिशत दर कितनी है, मेल की। ठीक है, किसकी? पुरुष की। हो सकता है इस बार प्रश्न आपका पुरुष से पूछा जाए। क्लियर हो रहा है? आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 103। 103 प्रश्न बोलता है दोस्तों, सिरगिट्टी औद्योगिक विकास, सिरगिट्टी औद्योगिक केंद्र के विकास का प्रमुख कारण क्या है? ये जो सिरगिट्टी है ना, ये आपको बिलासपुर के पास मिलेगा। ठीक है, सिरगिट्टी कहाँ है आपका? बिलासपुर में, और बिलासपुर छत्तीसगढ़ की न्यायधानी है। ठीक है, बिलासपुर क्या है? छत्तीसगढ़ की न्यायधानी है। तो इसके विकास का प्रमुख कारण क्या है? दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र की स्थापना, बाल्को की स्थापना, सीमेंट उद्योग, रसायन उद्योग। ध्यान रखिएगा SECL। ठीक है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र की स्थापना ही इसका प्रमुख कारण है इसके विकास का। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का सर्वाधिक निक्षेप कहाँ है? सर्वाधिक निक्षेप कहाँ है छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का सबसे ज्यादा? तो आज की डेट में सर्वाधिक बॉक्साइट का निक्षेप है दोस्तों फुटका पहाड़ में। कहाँ है? फुटका पहाड़ में। क्लियर हो गया? आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भैंसा दरहा अभ्यारण्य का संबंध नहीं है, यह इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? नहीं। यह मगरमच्छों का नैसर्गिक अभ्यारण्य, सही बात है। यह कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यह कोटा हैदराबाद में। देखिए BCD ये तीनों ऑप्शन सही है। यह इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, यह गलत है। ठीक है, यह कथन गलत है क्योंकि यहां बात किया है नहीं की। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था उत्तरदायी सरकार कहलाती है क्योंकि यहां है, मतलब जो आपका इंडिया का जो गवर्नमेंट है ये एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्यों कहलाता है? गणतंत्रीय व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था या संसदीय व्यवस्था। संसदीय शासन को हम कहते हैं दोस्तों पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट से पूरा देश चलाया जाता है। ठीक है, वहाँ पे लोकसभा है। जो आपकी संसद होती है दोस्तों, ये संसद जो होती है ये 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। एक होता है आपका राष्ट्रपति, ठीक है, एक होते हैं आपके राष्ट्रपति जिसको हम कहते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, दूसरे होते हैं लोकसभा, और तीसरी होती है आपकी राज्यसभा। तीसरी होती है राज्यसभा। संसद 3 चीज से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इस बात को याद रखिएगा, हो सकता है इस प्रश्न में भी कहीं कूट में आपको आगे किसी परीक्षा में देखने को मिल जाए। चलिए, हमारा जो प्रश्न है, भारतीय व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था उत्तरदायी सरकार कहलाती है क्योंकि ये संसदीय शासन प्रणाली को फॉलो करती है। ठीक है, क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है, एक अधिकार मूल अधिकार कब कहलाता है? यदि यह संविधान में लिखा गया हो। सही बात है, संविधान में लिखा गया हो नहीं बोल सकते हैं। यह संविधान में मूल अधिकार के अध्याय में हो। भाई हम मूल अधिकार की बात कर रहे हैं तो मूल अधिकार वाले भाग में होगा। अब जो मूल अधिकार है दोस्तों वो संविधान के भाग 3 में है। संविधान के भाग 3 में है। भारतीय संविधान के भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 थे।
ठीक है, संपत्ति का मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। अभी टोटल हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, और हमने इसे अमेरिका से लिया है। कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है, अमेरिका से लिया है। क्लियर हो गया? तो तीसरा है न्यायपालिका द्वारा संरक्षित हो, बिल्कुल संरक्षित हो। इसे संविधान संशोधन की पद्धति से ही संशोधित किया जा सकता हो। मतलब आपके ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 सही हैं। अब देख लेते हैं 2, 3, 4 कहाँ पे है दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 108 की ओर। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की सर्वोच्चता को कैसे संरक्षित रखता है? वैधिक प्रक्रिया द्वारा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। संविधान में वर्ड कई बार यूज हुआ है, ये आपका आर्टिकल में, ये मौलिक अधिकार में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है, मतलब बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के उपसभापति को पदच्युत करने के विषय में क्या सही है? राज्यसभा के सभापति को कैसे हटाया जा सकता है? पदच्युत मतलब उसको पद से हटाना। पदच्युत का मतलब क्या होता है? उसको पद से हटाना। ठीक है, पदच्युत का मतलब क्या होता है? उसको पद से हटाना। चलिए, तो वह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। कहां तक ये बात सही है? ठीक है, वह ऐसे संकल्प को प्रस्तावित करने के लिए 14 दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, 14 दिन की पूर्व सूचना उसको आवश्यक होती है। ठीक है, ये ऐसा संकल्प निक्षेप बहुमत से पारित होना चाहिए और ऐसा संकल्प सदन के तत्कालीन सदस्यों द्वारा बहुमत से पारित होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 देखते हैं किसमें है। तो 2 और 4 जो दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है सही क्या है? अगला प्रश्न है, वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, राज्यसभा वित्त विधेयक को रोककर रख सकती है। देखिए ध्यान रखिएगा, वित्त विधेयक की बात किया है, ना कि धन विधेयक की। ठीक है, राज्यसभा को धन विधेयक के विषय में कोई पावर नहीं है, 14 दिन के अंदर ऑटोमेटिक पास हो जाता है, बट ये वित्त विधेयक को रोक के रख सकती है। आपका वित्त विधेयक जो होता है दोस्तों, वो आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल 112 में आता है। आर्टिकल 112 में आता है, आर्टिकल 112 में आएगा। ठीक है, वित्त विधेयक किस में आएगा? आपके आर्टिकल 112 में, जबकि धन विधेयक आपके आएगा आर्टिकल 110 में। धन विधेयक आएगा आर्टिकल 110 में। ठीक है, और यहीं से आता है वित्त आयोग, अनुच्छेद 280। क्लियर हो गया? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 भी आपका सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 भी आपका सही है। ठीक, मतलब ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन क्या है? अब देखिए, ये शिक्षा शास्त्र, पेडागोगी संबंधित प्रश्न आ गया। एकीकृत और स्वतंत्र विषय, बौद्धिक और प्रायोगिक विषय, विज्ञान के व्यवहारिक परिणाम, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है सामाजिक अध्ययन दोस्तों, सामाजिक अध्ययन जो होता है ये बौद्धिक और प्रयोग का विषय होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने कहा था कि सामाजिक परिवर्तन अनुकूलन की प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम है? तो ये जिस टाइप के स्टेटमेंट होते हैं दोस्तों, ये जो होते हैं ये साइंटिस्ट या वैज्ञानिकों के नाम हमें याद करने पड़ेंगे। ये स्पेंसर नाम के वैज्ञानिक का कथन था। ठीक है, अगला है अनुशासनात्मक उद्देश्य है। अनुशासनात्मक उद्देश्य क्या है? विशिष्ट, संक्षिप्त और व्यवहार स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य, ये सभी, मोस्टली ये सभी आपका ये जो है सही आंसर हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में चिंतनशील, चिंतनशील मतलब चिंता वाला शिक्षण को नियमित शिक्षण से अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि यह बदलती परिस्थितियों के लिए अनुत्तरदायी है। गलत बात है, अनुत्तरदायी बोल रहा है, उत्तरदायी नहीं है। इसका लचीलापन है, विश्लेषण है और सामाजिक जागरूकता है, यह हो सकता है। यह लोकप्रिय और नया है, नहीं बोल सकते हैं। यह परंपरा और निर्देशित है। इसका ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी सही बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 115, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को विषय वस्तु के साथ ज्ञान का, किस चीज का ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्य, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, शिक्षण विधियों का, बिल्कुल, टीचिंग स्किल्स ही नहीं होंगी तो क्या पढ़ाएगा वो, उसके पास टेक्निक्स ही नहीं होंगी। तो शिक्षण तकनीक का, बिल्कुल सही है, इनमें से सभी। ठीक है, 115 को आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 16 की बात कर लेते हैं। 116, गुप्त काल के किस ग्रंथ में गुप्तों की राजनीति, अब याद रखिएगा, राजनीति और प्रशासन का सुंदर विवरण है? कामंदक लिखित नीतिसार, कालिदास लिखित मेघदूतम, विशाखदत्त और शूद्रक की मृच्छकटिकम। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नीतिसार। कामंदक की नीतिसार में राजनीति मतलब पॉलिटिक्स की वो बात किया है। ठीक है, चलिए
स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये बहुत टफ आ गया आपके लिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, ऐसे बहुत सारे आपको सवाल दिखेंगे जिसमें आपको आर्यभट्ट, बृहत संहिता, ब्रह्मगुप्त, सिद्धांत शिरोमणि, बहुत सारे प्रश्न दिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये इस टाइप का इतना बड़ा आपको ऑप्शन कोट में दे देगा। क्लियर हो गया। अब फंस जाते हैं हम, करें तो करें क्या। अब इसमें सबसे पहले दोस्तों ट्रिक इसका ये है, इनमें से पकड़ना उन चीज़ों को है जो हमें आती हैं। आर्यभट्ट के बारे में हम क्या जानते हैं, आर्यभट्ट का क्या था, सूर्य सिद्धांत था या खांडक के था या सिद्धांत शिरोमणि था, ठीक है। जैसे यहाँ पे मुझे एक चीज मैं अगर अपने तरीके से बताऊं तो वरामिहिर की बृहत संहिता मुझे पता है, ठीक है। अब देखिए वरामिहिर की बृहत संहिता कहाँ आ रही है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 का ए, ये देखिए ये है आपके ऑप्शन 3 का डी, 3 का ई, 3 का सी, 3 का ए, मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है। आपके ऑप्शन नंबर 3 के ए में ही बस एक ऑप्शन है, मतलब आपके आंख बंद करके ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। यहां से मिला सकते हैं फर्स्ट का सी आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत, सेकेंड का डी ब्रह्मगुप्त का खांडक्य, ठीक है। थर्ड का तो हो ही गया है। फोर्थ का ई भास्कर का सिद्धांत शिरोमणि है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भास्कर का सिद्धांत शिरोमणि। और 5 का बी मतलब पेलाक्या का क्या है आपका हस्त आयुर्वेद। क्लियर हो गया। अच्छा सवाल था और इंपॉर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा। ये क्या भी है, ये आपका इंपॉर्टेंट भी है अगले सारे एग्जाम्स के लिए, टेट के लिए। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 118 प्रश्न बोलता है ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी और कूच बिहार क्षेत्र के मध्य काल में कौन से महत्वपूर्ण भक्ति संत विद्यमान थे। भक्ति और सूफी से प्रश्न पूछा है, ये आपका आंसर हो जाएगा शंकर देव। क्लियर हो गया। अगला है कृष्ण भक्ति शाखा जो थे उसके 2 इंपॉर्टेंट संत, कृष्ण को कौन कौन मानते थे, तुलसीदास, सूरदास, कबीर, मीराबाई मानती थी और आपके सूरदास मानते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 देख लीजिए कहां पे है, ऑप्शन नंबर 2 और 4 आपको दिख जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। अब देखिए फिर एक प्रश्न आ गया दोस्तों, 120 नंबर आ गया, उसी टाइप का पूरा ये आपका देखिए कूट में ऐसा दे दिया है। चलिए डरना नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। देखिए अगर कुछ नहीं बनेगा ना दोस्तों, देखिए कुछ कॉमन खोजिए। जैसे पहला देखिए बहाउद्दीन जकरिया कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे देखते हैं, ठीक है। सेकेंड मोइनुद्दीन चिश्ती देखिए कहीं दिख रहा है, चिश्ती, हाँ चिश्ती दिख रहा है। चिश्ती कहाँ पे है आपका, चिश्ती आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती का हो गया चिश्ती। फिर उसके बाद जिलानी का नहीं दिख रहा है। अब्दुल्ला सत्तारी का देखिए दोस्तों सत्तारी दिख रहा है। अब देखते हैं 2 ऑप्शन हमें मिल गया, इससे चेक करते हैं। सेकंड का ए यहाँ भी है और सेकंड का ए कहीं नहीं है, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। और फोर्थ का डी मतलब 100% श्योर है कि ऑप्शन नंबर यही आपका सही हो गया। इस हिसाब से फर्स्ट का बी हो रहा है। बहाउद्दीन जकारिया आपका सुहरावर्दी था, ठीक है। बहाउद्दीन जकारिया आपका क्या था, सुहरावर्दी था ये। उसके बाद सेकंड का ए हो गया और थर्ड का सी आपका अब्दुल कादिर जिलानी कादिरिया का है। देखिए कादिर से बन गया कादिरिया, ठीक है। इस प्रकार से ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एक प्रश्न यहाँ से क्लियर होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 121 पॉलीगैनोस परिवार क्या होता है दोस्तों। पॉलीगैनोस परिवार, पॉली मतलब बहुत सारे और जाइनोस मतलब ये महिलाओं से संबंधित होता है। तो जहाँ पे एक पुरुष होंगी और बहुत सारी महिलाएं होंगी, ठीक है। जहाँ पे एक पुरुष होगा कई महिलाओं के साथ, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अगला है जाति के 3 पहलुओं धर्मनिरपेक्ष वैचारिक एकीकृत को किसने वर्गीकृत किया। MS श्रीनिवास, L ड्यूमोंट, रजनी कोठारी, GS धुरी। इसमें आपका जो रजनी कोठारी है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक की लेखक किसने की। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक के लेखक जो है वो वेस्टरमार्क है। 1921 में 1921 में इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में फुट लूज लेबर का प्रत्यय देने के लिए किसे जाना जाता है। तो भारत में फुट लूज लेबर का प्रत्यय देने के लिए जाना जाता है आपके दीपांकर गुप्ता है, पार्थ चैटर्जी हैं, ठीक है, और जॉन ब्रेमेन है, एंटोन बार्टेन है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा जॉन ब्रेमेन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 125
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय इतिहास का स्रोत नहीं है? ध्यान रखना है, भारतीय इतिहास का स्रोत नहीं है। पुरातात्विक स्थल हैं, इमारतें हैं, साहित्य हैं, मतलब लोक साहित्य आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? लोक साहित्य। ठीक है। अगला, आरंग के जैन मंदिर को क्या कहा जाता है? कैवल्य मंदिर, भांड देवल, महावीर मंदिर, दिगंबर जिनालय। तो इसमें आपको आरंग के जैन मंदिर को भांड देवल मंदिर भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस राज्य की केशकाल घाटी में स्थित सती मंदिर का अन्य नाम क्या है? तेलिन, महिषासुर, महामाया, घटिया रानी। तो याद रखिएगा, केशकाल घाटी में आपका तेलिन सती माता का मंदिर मिलेगा। केशकाल घाटी में क्या मिलेगा दोस्तों? तेलिन सती माता का मंदिर। अगला है, महानदी के उद्गम स्थल पर होने वाला माघ पूर्णिमा का मेला किस ऋषि के नाम से संबंधित है? मुचकुंद, लोमार्स, अगस्त, श्रृंगी। तो आपका ये महानदी वाला तो आपका इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, श्रृंगी ऋषि का। ठीक है। अगला है, अगला जो प्रश्न दोस्तों, एक प्रश्न क्रमांक 129, ये असहयोग आंदोलन के समय का प्रश्न है और इसे जो है आयोग ने इसे विलोपित कर दिया है। ठीक है, इसलिए हम भी इस पर चर्चा अभी नहीं करेंगे, हम सिर्फ अभी क्वेश्चन और उसके आंसर पे ही डिस्कशन करेंगे। ये हमारा प्रीवियस ईयर है, इसे इसने विलोपित कर दिया है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दाऊ रामचंद्र देशमुख का लोकनाट्य कारी के कहानीकार कौन है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। कारी किनकी है? कारी किसकी रचना है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचना है। अगला है, सूची मिलाना है। सलबाई की संधि, बेसिन की संधि, सुरजी अंजनगांव की संधि, राजपुर घाट की संधि। दोस्तों एक याद रखिएगा, सलबाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बेसिन की संधि हुई थी 1802 में और सलबाई की संधि हुई थी 1782 में। ठीक है, दो याद रखेंगे काम बन जाएगा। देखिए, सलबाई की संधि हुई थी 1782 दिया हुआ है, बेसिन की संधि 1802 दिया हुआ है। तो आपका फर्स्ट का ए, सेकंड का बी देख लीजिए कहाँ है। फर्स्ट का ए, सेकंड का बी आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। उसी प्रकार से सुरजी अंजनगांव की संधि 1803 और राजपुर घाट की संधि 1805। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, संधि वाले प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों के लिए सहायक संधि किसकी थी? सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली की थी। सहायक संधि किसकी थी? लॉर्ड वेलेजली की। लॉर्ड डलहौजी का क्या था? हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी का क्या था? हड़प सिद्धांत। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति दिया था। अगला है, ये 1857 का मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता वो कहां से थे? जैसे आपका पहला बात कर लेते हैं बख्त खान। तो बख्त खान दोस्तों ये था दिल्ली से। ठीक है, दिल्ली से एक्चुअल में जो राजा थे, राजा का जो सेनापति था वो था बख्त खान। ठीक है, उसके बाद नाना साहब कहां से थे? आपके कानपुर से थे। अहमदुल्ला आपका लखनऊ से। कुंवर सिंह आरा दिया है दोस्तों। आरा कहां मिलेगा? बिहार में। आरा कहां मिलेगा? आरा मिलेगा आपके बिहार में। ठीक, और अहमदुल्ला आपका लखनऊ। उस प्रकार से फर्स्ट का 4 देख लेते हैं। ए का 4 एक ही ठो में है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। चलिए मैं प्रश्न पढ़ता हूं, प्रश्न को आप सुनिएगा। यहां थोड़ा सा स्कैनिंग इसका गड़बड़ है। प्रश्न दोस्तों, 1857 के विरोध के बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 1857 के विद्रोह के पश्चात भारत में ब्रिटिश क्राउन सत्ता स्थापित की गई, सही बात है, और ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया, बिल्कुल सही बात है। असत्य पूछा है, ध्यान रखना है। 1857 के विद्रोह के पश्चात महारानी का घोषणा पत्र जारी किया, सही बात है। 1857 के विद्रोह के पश्चात भारतीय राज्यों की सेनाएं समाप्त की गई, ये भी सही बात है। 3 तो सही मिल गया, मतलब चौथा ही आपका क्या है? असत्य है। 1857 के विद्रोह के पश्चात भारतीय सेना में सिख, पढ़न और गोरखाओं की भर्ती नहीं की गई, यही आपका कथन असत्य है। अगला है, ये भी इंपॉर्टेंट है 1857 से। और अगला जो प्रश्न दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये संविधान का प्रश्न है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है जो बंदी बनाया गया व्यक्ति है उसको सशरीर उपस्थित करना है। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, परमधन आदेश। अधिकार परीक्षा लेख का मतलब होता है ये पूछ सकता है कोर्ट कि आप किस अधिकार से वो काम कर रहे हैं। और उत्प्रेषण मतलब होता है पूर्णतया सूचित कीजिए। तो ये जाएगा फर्स्ट का, हो जाएगा थर्ड। अब देख लेते हैं फर्स्ट का थर्ड किसमें है दोस्तों। तो फर्स्ट का जो थर्ड है वो 2 ऑप्शन में है, ये बी में है और सी में है। और देख लेते हैं आगे, परमादेश बी का थर्ड, फर्स्ट का एक सेकंड, बंदी प्रत्यक्षीकरण फर्स्ट का थर्ड,
A का 18 यहाँ मिल गया। अब B का क्या है दोस्तों, परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं, तो B का फर्स्ट कहाँ है, ये देखिए ये है B का फर्स्ट, बस इसी में। ऑप्शन नंबर C आपका सही आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 136 की ओर। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए विषय से संबंधित सूचना देने पर। सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन विकास देखने के साथ समझ में आ रहा है, यही ऑप्शन आपका सही होगा। इसी पे टीचर को ज्यादा बल देना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किया था किलपैट्रिक नामक एक वैज्ञानिक ने। मोस्ट आईएमपी है ये, ठीक है। प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किसने किया था? किलपैट्रिक नामक वैज्ञानिक ने। अगला है, निम्न में से कौन सा प्रोजेक्ट विधि का नियम नहीं है? प्रोजेक्ट विधि का नियम कौन सा नहीं है बोल रहा है? अनुभव का नियम, उद्देश्य का नियम, ठीक है, उसके बाद सामाजिक अनुभव का नियम या तैयारी का नियम। तो तैयारी का नियम जो है प्रोजेक्ट विधि का नियम नहीं है। बाकी ये तीनों आपके इसके नियम हैं, बाकी तीनों नियम हैं। चौथा वाला जो है तैयारी का नियम, वो इसका नियम नहीं है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं चाहे तो ऐसे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट आधारित सीखना विद्यार्थियों में विकसित करता है आलोचनात्मक सोच, सहयोग, सृजनात्मकता, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के कौन से क्षेत्रों में प्रोजेक्ट आधारित सीखना लागू हो सकता है? अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास, उपरोक्त सभी। ये तीनों रिलेटेड हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर भी क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 141 नंबर। फिर देखिए सूची मिलाने के लिए आ गया, ठीक है, सूची मिलाव आ गया। हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन, सुतकोद्दा दे दिया आपको। यहाँ पे कैसे शवाधान मतलब कैसे उनको दफनाते थे या जलाते थे की विधियां बताई गई हैं। हड़प्पा में कैसे करते थे दोस्तों? हड़प्पा में जो था वो बक्सों का प्रावधान था। तो सेकेंड का ये, फर्स्ट का ये हो गया बक्सों में, ठीक है। उसके बाद सेकेंड का लोथल देख लेते हैं। लोथल में दोहरा प्रावधान था, जलाते भी थे और दफनाते भी थे, ठीक है। तो दोहरा प्रावधान मतलब लोथल का हो गया सेकेंड का डी, ठीक है। सेकेंड का क्या हो गया दोस्तों? डी। थर्ड की बात कर लेते हैं कालीबंगन। तो कालीबंगन में ईंटों से बने हुए कक्ष, तो थर्ड का हो गया ये। और जो बच गया आपका बर्तनों में शवाधान, फोर्थ का सी। देख लीजिए ऑप्शन कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको। फर्स्ट कहाँ दिख रहा है? फर्स्ट का बी ये है, फर्स्ट का बी ये भी है। सेकेंड का फोर ये है, सेकेंड का फोर ये भी है। थर्ड देख लेते हैं कालीबंगन, थर्ड का ए, थर्ड का ये कट जाएगा, ये नहीं है, थर्ड का सी है, थर्ड का ये। ऑप्शन नंबर आपका सी इज योर राइट आंसर। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के दो ऐसे स्थान जहां चावल के कास्त मिले हैं। चावल मिला है कोल्डहवा से और मेहरगढ़ से, ठीक है। सबसे पहले यहीं से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए, मतलब ऑप्शन नंबर 2 और 3 इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। प्रश्न क्रमांक 143। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैदिक संस्कृति के संबंध में सत्य है? वैदिक संस्कृति सीधी और सरल थी। वैदिक संस्कृति ने महिला सशक्तिकरण को महत्व दिया। वैदिक संस्कृति एकेश्वरवाद पर आधारित थी। वैदिक संस्कृति ने यज्ञों, वैदिक संस्कृति में पूरा यज्ञ की बात किया दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलाव नहीं है? कौन सा सही मिलाव नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, सही नहीं है। कलिंग, जौगढ़, उत्तरापद, तक्षशिला। उत्तरापद, उत्तर में आपका तक्षशिला था, बिल्कुल सही है। दक्षिण में सुवर्णगिरी था। अवंती रथ उज्जैन का है। कलिंग आपका दोस्तों ये शामिल नहीं है, कलिंग वाला आपका नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कलिंग का जौगढ़, ये आपका सही मिलान नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शिलालेख में अशोक ने स्वयं को अशोक राजा घोषित किया है या संबोधित किया है? कर्नाटक का मस्की, मध्य प्रदेश में गुर्जरा, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी, आंध्र प्रदेश में येरागुड़ी। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में गुर्जरा जो अभिलेख है इसका, उसमें इसने अपने आप को अशोक राजा घोषित किया है, ठीक है। अगला है 146 नंबर। एटॉल के संबंध में क्या सही है? एटॉल क्या है दोस्तों? घोड़े के नाल के आकार वाली प्रवाल भित्ति, बिल्कुल सही बात है, घोड़े का नाल के आकार जैसी रहती है एटॉल। लाल सागर, चीन सागर और ऑस्ट्रेलिया सागर में अधिक पाए जाते हैं, ये भी बात इसकी बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों इसके सही है। भारत कहाँ स्थित है? प्रश्न क्रमांक 147। भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है, ठीक है। 8 से 37 6 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। इसको याद करना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत जो है
8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के मध्य स्थित है। क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 148। अलमट्टी बांध कावेरी नदी पर बना है, गलत बात है। मेटूर बांध कृष्णा नदी पर बना है, गलत है। गांधी सागर जल संग्रह चंबल नदी पर है, ये बिल्कुल सही है आपका। ऑप्शन नंबर देख लीजिए 1 2 2 1 3 केवल 3, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए लास्ट के कुछ क्वेश्चन बचे हैं, देख लेते हैं 149 और 150। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले समय पर सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य जून से सितंबर माह में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? नहीं होती है दोस्तों। तो कर्नाटक में होती है, उड़ीसा में होती है, महाराष्ट्र में होती है, जम्मू कश्मीर में नहीं होती है। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? जम्मू कश्मीर। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। फिर देखिए कूट वाला आ गया। देखिए कूट के कितने सारे प्रश्न मिल रहे हैं ना। चलिए, पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति, मान लीजिए आपको पीली क्रांति नहीं पता है, हरित क्रांति पता है। हरित क्रांति में क्या किया गया था? कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया गया था। तो हरित क्रांति का क्या हो गया? कृषि उत्पादन। अब देखते हैं सेकंड का सी कहाँ कहाँ है। देखिए सेकंड का सी ये भी है, सेकंड का सी ये भी है, मतलब ऑप्शन नंबर ए भी सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी भी सही हो सकता है। अब देख लेते हैं और कुछ इसमें एक आध पॉइंट मिल जाए तो ठीक है। एक आध पॉइंट और क्या मिल सकता है दोस्तों? भूरी क्रांति। ठीक है, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो भूरी क्रांति का संबंध ऊन से है। ठीक, इसको ध्यान रखना है आपको। तो फोर्थ का डी देखिए, ये तो गलत हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आई होप आपको ये पूरी चीज़ें समझ में आई होंगी, क्लियर हुआ होगा, अच्छी लगी होंगी। ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं स्टार्टिंग के, क्योंकि वो उनकी स्कैनिंग अच्छी नहीं है, वो उनके प्रिंट अच्छे नहीं है, आप उनका स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, सही आंसर्स मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि समय समय पर मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। धन्यवाद।